हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, सेकंड पार्ट इस वीडियो का जिसमें कि हम बात कर रहे हैं टेक्निकल पेपर के बारे में। तो उसके लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला जो पार्ट है जिसमें हमने नॉन टेक के बारे में बात किया था, राजस्थान जीके की बात की थी, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अगर वो नहीं देखा तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़ी जाए। तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो कुछ बुक्स मेरे पास हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहली जो बुक है बहुत ही फेमस है, गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स। ठीक है, तो गुप्ता एंड गुप्ता में क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, यहाँ से सीधे सीधे उठ के आते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा आना कम हो गए हों, जैसे कि पहले माना जा रहा था कि पूरा पेपर ही गुप्ता में से आता है राजस्थान जीके का, तो सॉरी, राजस्थान जूनियर इंजीनियर का। तो राजस्थान जेई का ऐसे माना जाता था कि पूरा पेपर गुप्ता एंड गुप्ता में से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे अब उन्होंने इसमें से पेपर देना कम कर दिया है बहुत ही। तो इसको आप लगा तो लो, क्योंकि एक बार तो आपको ज़रूर लगाना है। यहाँ से कुछ चीज़ें पता लगेंगी और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ से सीधे सीधे उठ के आते हैं। अगर दो तीन क्वेश्चन भी आ गए तो आपका नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो इस बुक को आप ज़रूर लगाएं। मैंने भी सोल्व किया था, यहाँ पे देखिए आप, मैंने पूरा सोल्व किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में जो है आपको मार्क्स लगे हुए मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें लिखी हुई भी मिल जाएंगी। तो ये बुक तो आपको कर लेनी है अगर आपके पास टाइम है इनफ तो। अगर टाइम नहीं है और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन दो तीन पाँच क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं। दूसरी एक बुक है बेसिक्स ऑफ सिविल। ये बेसिकली एक हैंड बुक है और ये अलवर के एक सर हैं जिनकी कोचिंग है, उन्होंने ये बनाई है। वैसे तो ये हैंडबुक काफ़ी अच्छी है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ऑलरेडी बने हुए शॉर्ट नोट्स हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आने दिए हुए हैं यहाँ पे। तो वैसे तो ये ठीक है। थ्योरी अगर आपके पास में टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स तैयार करने का तो उसके लिए ये ठीक है, लेकिन अगर आप खुद बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप खुद बनाइए। तो इसको आप चाहो एज अ हैंडबुक यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको भी पढ़ा था क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी शॉर्ट में लिखी हुई हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो वैसे वैसे ही मिला। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपने देखा होगा एमसीक्यू में कि ऑयल वार्निश से क्वेश्चन आते हैं, एस्फल्ट वार्निश से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है, लिंसिड ऑयल यूज़ किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आपको मिलेंगे। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। जैसे रिंकलिंग है तो रिंकलिंग की क्या डेफिनेशन हो सकती है वो एक लाइन में दे दी है। अब ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, चार ऑप्शन में से आपको एक टिक करना होता है। स्पोनिफिकेशन भी आपने देखा होगा। तो ये अच्छी एक ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ हैंड बुक। ठीक है, नहीं करोगे खुद के नोट्स बना लोगे तो भी ठीक है, और अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ये पढ़ने के बेसिस पे नहीं है, बेसिकली हैंड बुक है, तो इसको आप एज अ हैंड बुक ही माने। ठीक है, तो ये सेकंड बुक हो गई आपकी। तीसरी बुक कुछ इस तरह से मिलेगी आपको, यूथ कंपटीशन की। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट जेई है या फिर एई है उसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह की दो बुक आती हैं, एक जेई के लिए है जैसे ये जेई के लिए है, और एक एएन के लिए भी आती है। एक काफ़ी मोटी बुक है एएन के लिए, वो भी इन्होंने लॉन्च की है, तो वो भी आती है। कुछ हो सकता है इसके बाद में नई बुक्स भी लॉन्च हो गई होंगी। तो आप देख लेना कि स्टेट जेई की और स्टेट ए की ये दो बुक्स आप चाहो तो ले लो। ये बुक अच्छी मानता हूँ मैं इसलिए क्योंकि इसमें सारे जेई के और एई के अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इससे ये पता लग जाता है कि हर स्टेट में क्या लेवल चल रहा है और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो घूम फिर के रिपीट होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन मिले। इसमें एक समस्या है, एक समस्या इसमें यह है कि इसमें आंसर्स में गलतियाँ बहुत है। तो अगर आपका लेवल पढ़ पढ़ के इतना हो चुका है कि आप गलत आंसर को पहचान सकते हो, तब तो आप इसको ले सकते हो, ताकि आप तुरंत पता लग जाए कि आपको ये आंसर गलत दे रखा है और ये आंसर सही है। तो आप इसको प्रेफर करो। लेकिन अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो फिर मेरी मानो तो इसको आप रिकमेंड मत करो, वरना इसमें आप गलत आंसर याद करने लग जाओगे और वो फिर आप टिक करके आ जाओगे एग्ज़ाम में, तो आपकी गलती होगी। तो अगर आप पढ़ चुके हो, ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, आपको पता है कि ये आंसर सही हो सकता है या गलत हो सकता है, पहचान सकते हो, तब तो आप इसको ले सकते हो अपने रिस्क पे। बाकी इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। देखो यहाँ पे
ये यूके कंबाइंड एई पेपर 1 में भी आया है और फिर ये छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में भी आया है। इसी तरह से यहाँ पे यूके पीएससी में भी आया है और ये एसएससी जेई में भी आया है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अलग अलग स्टेट से ये लोग उठाते हैं। तो ये एक अच्छी बुक है रिवीजन करने के लिए। अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस ही करना चाहते हो तो ये ज़रूर करें। और इसमें क्या है ना कि डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं आपको, हालांकि वो हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। जैसे न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स का पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन ही आते हैं स्टेट एई एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो ये एक अच्छी बुक है, बस इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, उन गलतियों के लिए मैं इसको रिकमेंड कम कर रहा हूँ। बाकी अच्छी बुक है, क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। तो स्टेट जेई की और एई की दो बुक भी अगर आप करते हो तो आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बुक है। ये बुक है खुरमी। तो खुरमी बुक को करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने की थी। इसमें मैंने काफ़ी सारे नोट्स भी बनाए, थ्योरी भी पढ़ी इसकी और क्वेश्चंस भी करे, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो इसको आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आउटपुट आपको कम मिलेगा। तो अगर इसका आप नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बुक को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। इसको मैंने किया था तो इससे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, तो इस बुक को आप हटा सकते हो, खुरमी को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर वो डेफिनेटली आपको करने चाहिए, क्योंकि जब भी कभी आपका जो आरपीएससी आरएसएम एसएसबी जेई का बोर्ड है वो थोड़ा सा भी लेवल अपग्रेड करने की कोशिश करेगा तो वो जाएगा सीधे गेट और ईएस के पास में। तो गेट और ईएस के जो छोटे क्वेश्चंस है, वन लाइनर है या फिर जो एक दो लाइन की न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3-4 लाइन के न्यूमेरिकल्स भी चल जाएंगे। तो उतने लेवल तक के क्वेश्चंस भी अगर आप करना चाहो तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ना ज़रूर याद रखना, इसको भूलना मत कि जब आंसर देखो तो यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शंस के बारे में दिया होता है, वैसे तो 4 ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये अच्छी बुक है, इसको ज़रूर करें। यहाँ पे क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन देखें, उनकी डेफिनेशंस देखें, सबका पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा जो आपका मीटर है वो क्या मेज़र करता है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस तो आते हैं। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, अच्छी बुक है। और इसके न्यूमेरिकल्स, थ्योरी ये सब कर लेना, छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर कर लेना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसी तरह से गेट में भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, सेम चीज़ है गेट के लिए भी कि थोड़ा सा लेवल जब अपग्रेड होगा तो गेट से भी क्वेश्चंस उठाते हैं। बाकी गेट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखो, इसको पहले पे रखो, क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा आता है इसलिए। तो वहाँ से न्यूमेरिकल्स के लिए आप देख सकते हो उसको, छोटे न्यूमेरिकल्स ज़रूर। तो चाहो अगर टाइम है तो इसको कर सकते हो। अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है तो क्या करें, तो जो मैंने किया था वो बताता हूँ मैं आपको, बाकी आप करें ना करें वो आपके ऊपर है। मैंने देखिए यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं मेरे सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे। यहाँ पे एनवायरनमेंट है, तो ये कैसे बनाए हैं मैंने, जो मेडीजी की बुकलेट है आईईएस की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, 3 बुकलेट आती हैं उसकी, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो मैंने जो थ्योरी की बुकलेट है उसको पढ़ा, उसमें से मार्क किए हैं कि क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट है, क्या क्या शॉर्ट नोट्स में शामिल हो सकती हैं। उन सारी लाइंस को शॉर्ट नोट्स में बना के इस तरह से शामिल किया है। तो बेसिकली उसका एक शॉर्ट वर्जन है ये, जो मिड जे के नोट्स हैं आईईएस के, उसका एक शॉर्ट वर्जन है ये। और उससे नोट्स कंप्लीट बनते हैं एकदम, तो उसमें कुछ भी बचता नहीं, क्योंकि वो सिलेबस ईएस के लिए परफेक्ट है। और उसकी जो थ्योरी है वो कंसाइज करके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपके आरएसएम एसएसबी जेई का क्या सिलेबस है, उन्हीं टॉपिक के सिर्फ नोट्स आपको बनाने हैं, ऐसा नहीं कि पूरा बना लेना है। ईएस में तो बहुत कुछ आता है, तो आप सिलेबस को ज़रूर साथ में रखें और देखें कि आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के आप नोट्स बनाएं। अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, वरना मैंने आपको बता ही दिया है कि नोट्स उस बुक में मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए कि एक्विफर है तो उसके क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। ग्रेवल जो है वो एक्विफर का एग्जांपल है। एक्वाक्लूड क्या होता है, एक्वाटार्ड क्या होता है, और एक एक्वाफ्यूज़ भी आता है, एक्वाफ्यूज़। तो एक्वाफ्यूज़ क्या होता है, उसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। तो आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि आपका सारा जो कंक्लूड है वो यहाँ पे हो जाए, कि चैप्टर जो है वो पूरा छोटे फॉर्म में समा जाए। क्योंकि आपके पास में क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो तो एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आने वाले हैं ना। तो
MCQ की प्रैक्टिस करनी है आपको मास्टर तो बनना नहीं है सब्जेक्ट का, आपको सिलेक्शन चाहिए तो MCQ क्वेश्चन आएंगे और MCQ क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक गोला करना है इस तरह से। अब वो कैसे किया कोई नहीं पूछने वाला आपसे। अगर आपने वो सही किया तो आपका आंसर सही है और आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, गलत है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स से कट जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। देखिए कि जो वॉल्व है, स्लूस वाल्व, ये क्या करता है, एयर रिलीफ वाल्व क्या करता है, रिफ्लक्स या फिर चेक वाल्व क्या करता है, या फिर इन दोनों के नाम ही पूछ लेगा आपस में कि चेक वाल्व का दूसरा नाम रिफ्लक्स वाल्व है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, ठीक है। स्कावर वाल्व क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं और इनमें कुछ मैंने ट्रिक्स भी बना रखी हैं जो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये बात हो गई टेक्निकल की, ये मैंने खुद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और फिर उनको ट्रिक्स बना के कुछ जुगाड़ करके याद किया है, ठीक है। इसमें हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे रेड पेन से मैंने काफ़ी भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो बॉक्स में है या फिर रेड पेन से हैं वो सारी मेरी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से मैं याद करता हूँ और उससे मुझे न्यूमेरिकल याद करने में भी फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग जो मीटर हैं आपके, ये फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखिए क्या है कि वेंचुरी मीटर है, इसके लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो होते हैं। ये पार्ट कन्वर्जेंट होता है यानी कि छोटे होते जा रहा है और ये पार्ट डाइवर्जेंट है, बड़ा होते जा रहा है। इनके लिए दोनों के लिए जो है एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे दे रखी है मैंने। देखो कन्वर्जेंट के लिए होती है 20 से 28 और डाइवर्जेंट के लिए होती है 5 से 60 डिग्री। अब बात ये आती है कि आप इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि आपको ये तो याद हो जाएगा कि एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी वैल्यू इसमें घुसाओगे, इसकी वैल्यू इसमें घुसाओगे और वो आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा ही होता है, आपको चीज़ें याद तो होती हैं लेकिन क्लियर तरीके से याद नहीं होती हैं, इसलिए आपके क्वेश्चन या तो गलत होते हैं या फिर आप ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होते हो कि अब कैसे होगा, राइट। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि आपको पता लग जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 से 28 है तो मैंने इसमें मान लो कि आप कोई भी एक बीच की वैल्यू ले लेते हो, मान लो कि 25 के करीब, क्योंकि एक वैल्यू आपकी 25 है तो दूसरी वैल्यू आपकी कितनी है 6 है, तो इनमें डिफरेंस बहुत है। तो अगर आप किसी तरह से ये पता लगा लो कि जैसे डी है अपना, तो डी की क्या ट्रिक हो सकती है, उसको 6 से कनेक्ट करो, कन्वर्जेंट है तो उसको 25 से कनेक्ट करो, इस तरह से, ठीक है। तो इनको आप ट्रिक्स की मदद से याद करो तो बेटर होगा। उसके बाद में ऑरिफिस मीटर है, उसका क्या कोफिशिएंट होता है, इन कोफिशिएंट्स के लिए भी मैंने देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको डिटेल में किसी दिन बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको नोट्स से ही मैं ये सारा रिवीजन करवा दूंगा। तो इसके बाद में हम यही स्टार्ट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और ये शॉर्ट नोट्स की मदद से मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा, जिससे आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो नोट्स बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको नोट्स से समझा देता हूँ। पिटो ट्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या होता है। अब ये सब कोफिशिएंट है ना, अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में करोगे ना तो आप कंफ्यूज होगे कि यार 0.81 था, 98 था कि 61 था, क्या था। तो उस केस में आपको फिर ऐसे याद आएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ बनाने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मेरी ट्रिक जो है, इससे बनता है P या फिर B और ये बन जाता है V या फिर F। तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो बॉयफ्रेंड बना सकते हो, BF कर सकते हो। और पिटो, तो पिटो मतलब क्या है कि बॉयफ्रेंड को पीटो, बॉयफ्रेंड को पीटो। तो अगर आप ये ट्रिक बनाते हो कि बॉयफ्रेंड को पीटो, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि आपका पिटो ट्यूब का जो कोफिशिएंट है CU वो क्या आएगा, वो आएगा BF। BF का मतलब क्या हुआ, B का मतलब हो गया 9, F का मतलब हो गया 8, तो यानी कि 0.98। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो चीज़ों को। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। अब ये मैं किसी दिन आपको डिटेल में एक एक करके बता दूंगा, बहुत सारा है, काफ़ी बड़े शॉर्ट नोट्स हैं। ये देखिए हर सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए आपको सीधे नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि PCM, ठीक है, CPM जो पार्ट है, सॉरी CPM पार्ट, उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कोई क्वेश्चन है मान लो, उसको 3 तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। एक हो सकता है इजी, एक हो सकता है मॉडरेट और एक हो सकता है टफ। 3 सारे क्वेश्चन को बांटा जा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है जो कि सिंपल आपका इलोंगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, PL/A ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। उसमें कोई क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, आपको वैल्यू दे दी कि जो फोर्स है या जो P है, लोड लग रहा है, वो मान लीजिए लग रहा है 250 किलो न्यूटन। उसके बाद में लेंथ दे दी मान लो कि 4 मीटर। उसके बाद में एरिया जो है वो दे दिया आपको
0.16 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको ई की वैल्यू जो है वो दे दी, मान लो 2.1 इंटू 10⁻⁵ या फिर +5 जो भी होती है 10⁵ होती है। तो यहाँ पे मान लो ई की वैल्यू आपको दे दी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज दे दी, आपने किया न्यूमेरिकल सॉल्व और यहाँ से आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक तो ये होता है ईजी तरीका, यानी कि सब कुछ आपको हाथों में दे दिया है और आपने न्यूमेरिकल में वैल्यू डाली, आंसर आ गया, राइट। अब इसी को अगर मॉडरेट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनिट्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे। मान लो कि 1 किलोमीटर ना देके आपको जो लोड है वो दे दिया जाए केजीएफ में, फिर केजीएफ को आप कन्वर्ट करोगे न्यूटन में और न्यूटन को बदलोगे किलोमीटर में। केजीएफ को न्यूटन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं केजीएफ को, तब जाके आपका आता है न्यूटन, और न्यूटन को बदल लोगे फिर किलो न्यूटन में डिवाइड बाय 1000 करके, राइट। दूसरा, लेंथ तो आपको देनी ही पड़ेगी सीधे सीधे, इसको तो किसी यूनिट में दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया के लिए हो सकता है आपको दे दिया जाए डायामीटर, हो सकता है आपको दे दिया जाए लेंथ और विड्थ, या फिर हो सकता है आपको एरिया कुछ अलग दे दिया जाए, मान लो स्क्वायर बार हो गई, या फिर हो सकता है सर्कुलर हो गई, या फिर हो सकता है इस तरह की ट्रायंगुलर हो गई, या फिर और क्या हो सकता है इलिप्टिकल बार हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। हो सकता है इस तरह की बार हो जाए, या हो सकता है इस तरह की बार हो जाए। तो ये सारे एरिया आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा वो, तो इस तरह की चीज़ें करेगा, राइट। और ई की वैल्यू आपको दे ही देगा वो जो भी यूनिट है इसकी उसके साथ। तो ये बन गया क्वेश्चन आपका मॉडरेट, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत कन्वर्जन खुद से करने पड़ेंगे। इसी क्वेश्चन को टफ बनाना है, तो टफ कैसे बनाना है, टफ बनाने के लिए कुछ नहीं है, ये ई की वैल्यू है, इसको हटा दो, देगा ही नहीं वो, और क्या लिख देगा यहाँ पे कि एक बार है जो किसकी है, एल्यूमिनियम की, या फिर कॉपर की, या फिर ब्रॉन्ज की, या फिर वुड की, वुडन भी हो सकती है बार तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया उसने सीधे सीधे मटेरियल, और ये वैल्यू आपको नहीं दी। अब आपके तोते उड़ जाएंगे। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ई की वैल्यूज़ याद नहीं होती है सब मटेरियल्स के लिए, तो अगर उसने नहीं दी, मान लो कि कॉपर के लिए वैल्यू क्या है, तो फिर क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। लगभग 70 to 80% लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ई की वैल्यू पता नहीं है, और बिना ई की वैल्यू के आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन अब बन गया टफ। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को ईजी, मॉडरेट, टफ बनाया जा सकता है। तो जब आप तैयारी करें और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करते हैं या फॉर्मूले भी रिवाइज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक जो एलिमेंट है उसके क्या क्या यूनिट्स अवेलेबल हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं, और इसमें जो वैल्यूज़ काम आ रही है, जैसे ई की वैल्यू है, तो कौन कौन से मटेरियल हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। तो वो आपको मिल जाएंगे नोट्स में से, वहाँ से सारी ई की वैल्यूज़ रखो और वो इधर ही लिख लो। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इर्द गिर्द देखते हुए तैयारी करोगे तो आपका टेक्निकल ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो एक ही क्वेश्चन को ईजी भी बनाया जा सकता है, मॉडरेट भी बनाया जा सकता है, टफ भी बनाया जा सकता है। ये एग्जामिनर की तरह आपको खुद सोचना होगा। तो जब आप खुद इस तरीके से सोच पाएंगे तब जाके कुछ हो पाएगा, और तब आपका डिपार्टमेंट इम्प्रूव होगा या आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। टेक्निकल में फ़िलहाल इतना काफ़ी है। इसी के साथ आप तैयारी शुरू करें, और बाकी फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एक एक सब्जेक्ट को आपको नोट्स की मदद से रिवाइज़ करवा दूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर है वो चाहो तो वो भी लगा लेना, ठीक है। बाकी ये जो मैं बुक बता रहा था ये वाली, अगर इसका आप लेटेस्ट वर्जन लेते हो तो उसमें आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे नए वाले, तो उसको आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें एसएससी जेईई इंक्लूड होता है। तो अगर आप इसका नया वर्जन ले लेते हो तो आपको स्टेट जेईई भी मिल जाएगा और एसएससी जेईई भी मिल जाएगा, तो अलग से उस बुक को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो। इसमें बस ये है कि आपको पता हो कि कौन से आंसर गलत दे रखे हैं और कौन से आंसर सही दे रखे हैं। तो इस तरह से आप पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी धीरे धीरे जैसे भी आपके कमेंट से डाउट है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।